आज शुरू करनी है हमें एक्सरसाइज 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी ये एक्सरसाइज मेंसुरेशन की है। इससे पीछे एक्सरसाइज 12 कंप्लीट हो चुकी है, तो उस एक्सरसाइज को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और समझ में भी आई होगी, क्योंकि उसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड इन्हीं के क्षेत्रफल थे। अब इस एक्सरसाइज में बेलन, शंकु, गोला ये सब पढ़ना है मेंसुरेशन, जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में बेलन, शंकु, गोला, घन और घनाभ इनके क्षेत्रफल और इनके आयतनों को पढ़ चुके हैं। लेकिन वहाँ क्लास 9th में और यहाँ क्लास 10th में एक डिफरेंस है। मेंसुरेशन के जो लेसन है उनमें एक डिफरेंस है। वहाँ पर एक सिंगल ही आकृति होती थी, एक ही आकृति। अगर बेलन है तो बेलन का क्षेत्रफल या बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर ठोसों का संयोजन है। बेलन है, उसमें शंकु लगा है, या गोला है, अर्धगोला है, उसके ऊपर बेलन लगा है। यानी इस प्रकार आकृतियों के संयोजन के बारे में हमें पढ़ना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतनों के बारे में। चलिए बढ़ते हैं इसके कुछ सूत्रों की ओर। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें हमें नंबर 1 पढ़ना है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, और जो लास्ट में है वो है छिन्नक, फ्रस्टम। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर और फ्रस्टम, यानी इन 6 आकृतियों के बारे में पढ़ना है। और इनके बारे में क्लास 9th में आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि आयतन का फार्मूला क्या होता है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो हम एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा देते हैं इनके सूत्रों को और इन आकृतियों के बारे में। चलिए नंबर 1 शुरू करते हैं हम घनाभ। घनाभ से शुरुआत करेंगे। क्यूबॉइड। घनाभ की आकृतियां आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में भी देखी होंगी। जो कमरा होता है, एक बंद कमरा, वो एक घनाभ के रूप का कहा जाएगा यदि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर ना हो। लंबाई अधिक होगी, चौड़ाई उससे कम होगी, ऊंचाई हो सकता है चौड़ाई से अधिक हो। तो इस प्रकार के कमरे घनाभ की आकृति के रूप में होते हैं। और बहुत से उदाहरण देखे होंगे। एक क्यूब आता है खेलने वाला, उसके बाद माचिस। माचिस भी एक घनाभ के आकार की आकृति है, घनाभ के आकार की है माचिस। चलिए एक हम डायग्राम उसके लिए बना लेते हैं। घनाभ के लिए और इस एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो ये एक घनाभ की आकृति है जिसमें लंबाई है, लंबाई को L से, और ये चौड़ाई है, चौड़ाई को B से, और ये उस घनाभ की ऊंचाई, हाइट, इसको H से डिनोट किया जाता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसमें होती है। तो इमेजिन करके देखिए कमरे में कितने फलक हो सकते हैं। यदि आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में फलकों को गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए। एक रूम में आपके दाएं होगा, एक बाएं होगा, एक आगे होगा, एक पीछे होगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस प्रकार से इसमें 6 फलक हो जाते हैं। 6 फलक, यानी इसमें फलकों की संख्या होती है 6। फलकों की संख्या बराबर 6। और कोर कितनी होती है? कोर
कोर की संख्या, कोर यानी कितने किनारे हैं उनको काउंट कर लेते हैं इससे। 1 2 3 4 फिर 5 6 7 फिर इधर आ जाओ 8 9 10 11 और ये 12। तो कोर इसमें होती हैं 12, 6 फलक होते हैं और 12 कोर होती हैं। अब हम इसका ज्ञात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक एक आयत के रूप का होता है। 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक एक आयत के रूप का होता है। और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इस प्रकार अगर हम इस वाली फलक का क्षेत्रफल कैलकुलेट करें, ये इसकी चौड़ाई है b और ये इसमें ऊंचाई है, तो ये h है, ये वाली भुजा h होगी, b इंटू h। तो ये जो फलक है ये फेस है इस साइड में, इसके अपोजिट में भी उतनी ही लंबाई चौड़ाई का दूसरा फलक होता है। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों फलकों का क्षेत्रफल हमें मिल गया। इसी प्रकार इस वाली फलक में आ जाओ जो ऊपर होती है, ऊपर वाली फलक में लंबाई है, ये वाली लंबाई है और ये वाली चौड़ाई, यानी ये वाली भुजा b है तो ये वाली भुजा भी b ही होगी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जिस आकार की फलक ऊपर होती है उसी आकार की फलक नीचे भी होती है, यानी 2 फलक समान होती है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 2 4 फलक हो गए। उसके बाद एक आगे वाली और ये पीछे वाली, ये लंबाई है इसमें और ये ऊंचाई इसकी चौड़ाई का काम करेगी। अगर हम इसको आयत मानते हैं तो L इंटू एच, L इंटू एच, और ऐसे ही एक पीछे फलक होगी तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों में, तीनों में 2 कॉमन है, लंबाई गुणे चौड़ाई LB प्लस BH प्लस LH। ये 6 फलकों का क्षेत्रफल हमें मिल गया है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी 6 फलकों का। और क्वेश्चन में जब भी कहा जाए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन के अनुसार संपूर्ण का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि यही डायरेक्ट सूत्र लगा दो। उसके अनुसार उसने जो भी आकृति दी है क्वेश्चन में, हो सकता है उसने एक बॉक्स दिया हो और उसमें ऊपर की फलक ना हो, यानी बॉक्स का ढक्कन ना हो, तो एक फलक कम हो जाएगी, तो इस प्रकार उसमें फलक बचेंगी 5। तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, कहेगा बॉक्स का एक बॉक्स है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इस सूत्र को लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। कंडीशन अगर दी हो कि एक बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसका ढक्कन खुला हो, यानी उसमें ढक्कन ना हो, तो हमें एक फलक इसमें माइनस करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब घनाभ में ऊपर की फलक और नीचे की फलक ना हो या उसको काउंट ना करना हो, तब हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र किस प्रकार लिखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए ऊपर की फलक ना होने का मतलब है कि ये B है और ये L है, तो इसका एरिया हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ऊपर की फलक ये माइनस कर देंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई की फलक नीचे भी होती है, तो यानी ऊपर और नीचे दोनों फलकों को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 गुणे BH प्लस 2 गुणे LH। 2 कॉमन है और H भी कॉमन है, तो
बी प्लस एल इंटू एच। ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। इसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे दो फलकें नहीं हैं। तो जब इस प्रकार की कोई आकृति हो और उसका हमें एरिया ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर अब देखिए, अगर फलक इसमें 5 फलक हैं और इस सूत्र में 4 फलक हैं, इस सूत्र में 4 फलकों का क्षेत्रफल है, ऊपर और नीचे की नहीं है। इस वाले सूत्र में 6 फलक हैं, यानी जितनी फलक हैं घनाभ में उतनी। और अगर एक फलक नहीं है, मतलब 5 ही हैं, तो इसमें तो 6 हैं, तो हम एक फलक यहाँ पर माइनस करेंगे, तब 5 बचेंगी। और इसमें 4 है, तो हम इसमें या तो एक फलक को प्लस कर दें। एरिया फलक का क्षेत्रफल माइनस एक फलक का क्षेत्रफल माइनस कर दें। कब? जब आकृति में 5 ही फलक हों और कहा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये नहीं कि संपूर्ण पृष्ठीय केवल वर्ड देख करके हम नहीं इस सूत्र को लगा देंगे, हम क्वेश्चन में जो आकृति दी है उसके अनुसार इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका आयतन। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसका मात्रक का क्यूब, घन मात्रक लिखा जाता है। जो मात्रक होगा, मीटर हो मीटर क्यूब लिखेंगे, सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर क्यूब। और क्षेत्रफल का आप लोग जानते हैं वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक का अर्थ है कि जो भी यूनिट होगी हम उसका स्क्वायर कर देंगे। जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की जो यूनिट होगी हम उसका स्क्वायर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं घन की। ये तो घनाभ के सूत्र हो गए, 1, 2 और 1, 3। यहाँ से क्वेश्चन हल करने का भी आइडिया मिल जाएगा आपको इस सूत्र से। सूत्रों को बहुत ही सावधानी से यूज करना है क्वेश्चंस में। नंबर 2 बढ़ते हैं घन की ओर। घन क्यूब। तो अब बोर्ड पर तो आपको उसी प्रकार की आकृति दिखेगी, लेकिन इसमें एक अंतर होगा। घन और घनाभ में एक अंतर। वो अंतर ये है कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर नहीं होती है, और यदि लंबाई बराबर हो जाए चौड़ाई की और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो जाए तो ऐसी आकृति को हम घन कहते हैं। तो सूत्र लिख लेते हैं घन का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, सॉरी इसमें वक्र नहीं लिखेंगे, केवल लिख देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का फार्मूला भी यूज किया है, 2 ब्रैकेट लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। और जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हैं तो हम सभी जगह पर एल लिख सकते हैं, या एक कोई भुजा मान लो, इन सब के मान लो ए है, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, 1 2 3 2 गुणे 3 ए स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर। यहाँ ए क्या है? एक भुजा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो इसी प्रकार लिख लेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें 6 भुजाएं शामिल हैं और उसमें 4 भुजाएं शामिल होती हैं। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, ठीक। और आयतन, घन का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये घनाभ का होता है, ये सब आपस में बराबर, तो ए क्यूब यानी भुजा क्यूब, भुजा क्यूब।
तो उसी के बेसिस पर हमने ये फार्मूले भी लिख दिए हैं। तो ये घन के फार्मूले क्लियर हो गए। तो क्वेश्चन उसी टाइप से सॉल्व करना है जो टाइप पीछे बता चुके हैं घनाभ में, कि अगर एक फलक कम है तो फार्मूले से भी हम उस फलक का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। अगर डायरेक्ट फार्मूला पूरा फार्मूला अगर यूज कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा। नंबर 3, अब बात कर लेते हैं बेलन की। बेलन, सिलेंडर। बेलन तो देखा ही होगा। बेलन इस प्रकार की आकृतियां, घर में सिलेंडर होता है, जो गैस सिलेंडर होता है वो भी बेलनाकार ही होता है। बहुत से बॉक्स ऐसे आते हैं, बहुत से बॉक्स भी देखे होंगे जो बेलनाकार होते हैं। पाइप होते हैं बेलनाकार। तो बेलनाकार आकृतियां बहुत सी देखी होंगी। इस प्रकार से जैसे ये मार्कर है, ये भी बेलनाकार है, या इसका जो तल है, नीचे वाली तली है, ये यानी त्रिज्या, ये कह लो कि त्रिज्या इसकी वो ऊंचाई की तुलना में बहुत कम है, या ऊंचाई बहुत अधिक है। तो ये जो हाइट होती है इसको h, और जो नीचे तल होता है वो वृत्ताकार होता है, उसकी त्रिज्या r मान लेते हैं। इसको लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। इसको लंब वृत्तीय बेलन यानी बिल्कुल एक सीधे होते हैं। तो अब इसका जो क्षेत्रफल लिखा जाता है इसको लिखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो पृष्ठ होता है वो घुमावदार होता है, ना कि सीधा सीधा होता है, बिल्कुल घुमावदार होता है इस प्रकार से। तो इसीलिए इसके पृष्ठ को कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो बेलन है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होगा 2πr/h, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इस बात को समझ लीजिए कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल है, जितना ये भाग घुमा हुआ है, घुमावदार है, यही है। अर्थात वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे ये दो सिरे शामिल नहीं होते हैं, बाकी ये जितना सिरा होता है ये सब शामिल होता है। तो अगर इन सिरों को शामिल कर दें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अगर हम ऊपर और नीचे का सिरा शामिल कर देते हैं तो उसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब क्या होगा कि इस वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे दोनों सिरे जुड़ जाएंगे। नीचे और ऊपर के सिरे वृत्ताकार है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा वक्र पृष्ठ में। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh प्लस πr² प्लस πr², दो बार, क्योंकि दो सिरे हैं, नीचे का है दूसरा ऊपर का है। 2πrh प्लस 2πr², दोनों में 2πr कॉमन, 2πrh प्लस r बचेगा। तो इस प्रकार ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे का सिरा शामिल नहीं होता है, संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर और नीचे का सिरा भी वक्र पृष्ठ में शामिल हो जाता है। तो ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या अंतर होता है बेलन के। तो अब इस पर आधारित क्वेश्चन जो आएंगे वो कैसे करने हैं। क्वेश्चन को हम देख करके ही इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये फार्मूला जो है ये सिर्फ वक्र पृष्ठ के लिए है। अगर कहीं वक्र पृष्ठ पर पेंट करनी है या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। और अगर कहीं ऊपर की बात कर दी गई है कि कोई बेलनाकार एक आकृति है, उसको किसी कपड़े से लपेटा जाना है तो कितना कपड़ा लगेगा, तो ऊपर भी लपेटेंगे नीचे भी लपेटेंगे, तो हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये लिखकर नहीं देगा कि आपको कौन सा सूत्र लगाना है। क्वेश्चन तो सिर्फ पूछेगा कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कि ऊपर वाले को छोड़ना है कि नीचे वाले को छोड़ना है, किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये बात आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगी कि कितना क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इन सूत्रों की सहायता से ये सूत्र आपकी हेल्प करेंगे। अब इसका आयतन, बेलन का आयतन, इसका आयतन होता है πr²h।
तो इस प्रकार ये बेलन से संबंधित सूत्र कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं शंकु की ओर, कोण। नंबर 4 शंकु, कोण। कोण सभी लोगों ने देखा होगा कि जब आइसक्रीम वाले के पास जाते हो तो इस टाइप का उसके पास एक कोण होता है, इस तरह से बना लेते हैं। इस टाइप की आकृतियां देखी होंगी। तो ये जो इस टाइप की आकृतियां हैं इनको कोण कहते हैं, यानी शंकु कहते हैं, इनको शंकु कहा जाता है। अब शंकु के बारे में देख लो। नीचे से शंकु वृत्ताकार भाग होता है, नीचे से ये भाग वृत्ताकार होता है और ये तिरछी ऊंचाई है और ये भी एक ऊंचाई है। अगर यहाँ से हम सीधे इस पॉइंट तक लाइन खींचे तो ये भी एक ऊंचाई है और ये भी ऊंचाई है। तो ये एक सीधी ऊंचाई, इसको h से डिनोट करेंगे, और जो तिरछी ऊंचाई है इसको l से, और कहते हैं इसको तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। तो ये आधार की त्रिज्या हो जाएगी r, ये h और ये l। कभी कभी क्वेश्चन में हमें l की वैल्यू नहीं दी होती है और फार्मूले में हमें l की वैल्यू यूज करनी होती है। तो हम यहाँ से l का मान कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं a, इसको o और b। a o b एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार r है, ऊंचाई h है और ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब h और कर्ण l। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, और AB की वैल्यू है L स्क्वायर इक्वल OB R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले की सहायता से L की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। R पता होगा, H भी पता होगा। अगर L नहीं पता है तो इस सूत्र की सहायता से हम L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर से वक्र पृष्ठ में अब शंकु का ये जो सिरा है, इसमें तो ऊपर सिरा हो गया, ये इसमें ये नीचे वाला सिरा, ये जो निचला सिरा है वक्र पृष्ठ में नहीं शामिल होता है। जो इस प्रकार की आकृतियां होती हैं, बस वक्र पृष्ठ का मतलब है उसका जो जितना घुमावदार क्षेत्रफल एरिया दिख रहा है बस उसी का इसमें क्षेत्रफल शामिल होता है, और वो होता है पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ में ये नीचे वाला आधार भी जोड़ देंगे, पाई आर एल प्लस आधार है वृत्ताकार तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर दोनों में कॉमन तो यहाँ बचेगा एल और यहाँ एक आर। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया शंकु का। आयतन का सूत्र भी ये सब नोट कर लेना, क्योंकि अगर ये याद नहीं होंगे तो एक्सरसाइज करने में बहुत सी समस्याएं आएंगी। तो शंकु हो गया, इसके बाद गोला, स्फीयर, गोले की तरफ रखते हैं। पांचवा पॉइंट गोला, स्फीयर, ये गोला बना लेते हैं। अभी बोर्ड पर तो वृत्त ही दिख रहा होगा, ठीक, लेकिन गोला इमेजिन करो, गेंद है, बॉल है एक, उसमें बीच में कहीं सेंटर होगा, केंद्र होगा, केंद्र से परिधि तक मिलाएंगे तो ये उसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये गोले की त्रिज्या है। यानी ये गेंद इमेजिन करो कि ये गेंद है, तो ये त्रिज्या हो गई। अब गोले में ऊंचाई तो कहीं है नहीं, किसी भी तरफ से देखो, गोले को घुमा कर कैसे भी देखो आपको उसकी ऊंचाई, उसका व्यास ही लगेगी। अगर मैक्सिमम ऊंचाई अगर आपको दिखेगी तो उसका व्यास, और व्यास को कैसे भी खींच लो वो
सभी प्रकार से आपस में बराबर ही होगा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। एक गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें सब वक्र पृष्ठ ही होता है। अब बात कर लेते हैं अर्धगोले की। अच्छा, इसका आयतन भी लिख लेते हैं। आयतन 4/3 πr³। नंबर 6 अर्धगोला, सेमी स्फीयर। तो अर्धगोला एक कटोरे के टाइप का होता है, इस प्रकार से, यानी इस टाइप से एक पात्र होता है। तो इसमें फिर ये त्रिज्या इसकी होगी, और अर्धगोले में जितनी त्रिज्या होती है, यानी गोले की जितनी त्रिज्या होती है, तो व्यास हो गया। अर्धगोले की बात कर लेते हैं। अर्धगोले में जितनी त्रिज्या होती है उसकी उतनी ही गहराई भी होगी। अगर गहराई दी है मतलब उसकी त्रिज्या की बात की जा रही है। अगर ये r है तो ये भी r ही होगी। इस पॉइंट को ध्यान से समझना और याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट आगे यूज होने वाले हैं एक्सरसाइज में, कि कभी कभी ये माइनस करना पड़ जाता है और ये पता नहीं होता है कि कितना है। तो जितनी त्रिज्या है उतना ही ये होता है इसकी गहराई। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले में थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाता है। अब इसमें दो पृष्ठ आ गए। पूरे गोले में एक ही पृष्ठ था, पूरा गोला एक ही प्रकार से था, लेकिन अर्धगोला अब दो प्रकार से हो गया। अर्धगोला जो है उसमें नीचे देखेंगे तो ये वक्र पृष्ठ होगा, घुमावदार पृष्ठ होगा, लेकिन ऊपर वृत्ताकार भाग होगा। तो पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका आधा हो जाएगा 2πr²। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ का भी लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ है 2πr² प्लस, और ये वृत्त का πr², तो ये हो जाएगा 3πr²। इस प्रकार से। अब आयतन इसका लिख लेते हैं। आयतन, इस आयतन का आधा, ये 4/3 है, इसका हो जाएगा 2/3 πr³। ठीक, तो इस प्रकार से बेलन, शंकु, गोला, इनके सूत्र क्लियर हो गए हैं। इनको ध्यान से पढ़ना। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आएगी, तो यही प्रॉब्लम आएगी कि आप लोग अगर सूत्र नहीं याद करेंगे तभी प्रॉब्लम आएगी। ठीक, तो एक्सरसाइज अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक इतने सूत्र याद कीजिए।